नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने फुल बजट 2024 पेश करते टाइम कहा था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होगा जो आने वाले 6 महीनों में कंप्लीट होने वाला है। ये रिव्यू का मेन मकसद है टू मेक द एक्ट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ऑल्सो टैक्स रिजिम को सिंप्लीफाई करने का भी लक्ष्य रखा गया है व्हाइल रिव्यूइंग दिस एक्ट। इसी से रिलेटेड सीबीडीटी दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने हाल ही में कुछ ही हफ्ते पहले एक इंटरनल कमेटी का गठन किया है जिसको लीड कर रहे हैं मिस्टर वी के गुप्ता, हु इज द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है एंड ये रिव्यू होना बहुत पहले से ड्यू था। एक्चुअली आईटी एक्ट का रिव्यू होना ड्यू था, ये पूरा का पूरा नया एक्ट आना ड्यू था। समझदार को इशारा ही काफी है एंड जिसको नहीं समझा हो तो कोई बात नहीं, ये वीडियो उसी से रिलेटेड है एंड दैट इज डायरेक्ट टैक्स कोड। बहुत लोगों को ये बिल के बारे में कोई आइडिया नहीं है, विच इज टोटली फाइन, क्योंकि ये इतना पॉपुलर विषय है ही नहीं एंड ये बात भी बहुत पुरानी है। इसके रिलेटेड, ये बिल के रिलेटेड जो डिस्कशन पेपर आया था वो 2009 में आया था एंड उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस हुए एंड फिर ये वापस 2010 में आया एंड वापस उसमें कुछ चेंजेस हुए एंड वापस ये बिल 2014 में आया। दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है। ओके, खैर छोड़ो, अब एक काम करते हैं कि इस बिल को थोड़ा रिवाइज करते हैं एंड समझते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। क्योंकि दोस्तों, मे बी मैं श्योर नहीं हूं एंड मेरे पास कोई कंफर्म न्यूज या रिपोर्ट नहीं है, बट मे बी जो बातें चल रही है आसपास उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं कि ये बिल आईटी एक्ट 1961 को रिप्लेस कर सकता है आफ्टर दिस रिव्यू, जिसके लिए ये बिल एट फर्स्ट इंस्टेंस बनाया गया था। तो आइए देखते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज फील फ्री टू यूज द कमेंट बॉक्स। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, डीटीसी है क्या और उसकी पूरी टाइमलाइन। दोस्तों, डीटीसी यानी कि डायरेक्ट टैक्स कोड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एम्बिशियस टैक्स रिफॉर्म इनिशिएटिव है जो एम्ड है एट सिंप्लीफाइंग एंड मॉडर्नाइजिंग इंडियाज डायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें हमारा इनकम टैक्स एंड कंपनीज का कॉर्पोरेट टैक्स आता है। वैसे देखा जाए तो डीटीसी का पहला ड्राफ्ट आया था 12 अगस्त 2009 में एंड फिर उसमें थोड़े चेंजेस करने के बाद एक रिवाइज्ड डिस्कशन पेपर आया था 2010 में। यही पेपर को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया एंड फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस बना दी, जिसका काम था वेरियस स्टेक होल्डर से डिस्कस करना एंड उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट करना। एंड कमिटी ने अपना काम कर भी लिया फ्रॉम 2010 टू 2012 और रिपोर्ट सबमिट कर दी टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ने फिर ड्राफ्ट में थोड़े चेंजेस लाए और एक रिवाइज डीटीसी का ड्राफ्ट 2014 में रिलीज कर दिया। लेकिन प्लान्स फेल हो गए क्योंकि यूपीए की सरकार में जो ये सब काम हो रहा था वो गिर गई एंड एक नई एनडीए की सरकार पावर में आ गई। अब इतना सुन के इधर पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर्स जोश में नहीं है क्योंकि कहानी अभी बाकी है। तो दोस्तों, जैसे हर बार होता है कि जब भी न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वो पुराने गवर्नमेंट के कामों को या तो बंद कर देती है या बहुत लंबे टाइम के लिए होल्ड पर रख देती है एंड डीटीसी के साथ भी यही हुआ। एनडीए गवर्नमेंट ने 2014 से लेकर 2017 तक डीटीसी रिलेटेड कुछ स्टेप्स नहीं लिए, बट इन 2017 एनडीए गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमिटी सेटअप की टू ड्राफ्ट अ टोटली न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड, जिसकी रिपोर्ट कमिटी ने हमारी एफएम को अगस्त 2019 में ही सबमिट कर दी थी। अब दोस्तों, देखा जाए तो बस ये कहने की बात है न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड, लेकिन मोर और लेस जो पुराना ड्राफ्ट आया था ना, ऑलमोस्ट वैसे ही रहने वाला है। सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू द रिसेंट टाइम्स, क्योंकि बहुत वक्त गुजर गया है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डीटीसी की पूरी कहानी क्या है एंड डीटीसी कैसे इवॉल्व हुआ एंड बीट यूपीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट, आज नहीं तो कल डीटीसी एक रियलिटी बनने वाला है। तो अब देखते हैं कि डीटीसी एंड आईटी एक्ट 1961 डिफर कैसे करते हैं। चैप्टर 2, पर्सनल टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट टैक्सेशन। दोस्तों, जो करंट पर्सनल टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसने टैक्स स्ट्रक्चर को दो रीजन्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है ओल्ड रिजिम एंड दूसरा है न्यू रिजिम। अब इन दोनों रिजिम्स में अलग अलग इनकम ब्रैकेट्स है एंड अगर आपकी इनकम उन ब्रैकेट्स में फॉल होती है तो उतना रिस्पेक्टिव टैक्स रेट लगेगा। ऑल्सो अ मेजर डिफरेंस जो ये बजट के बाद आया है कि न्यू रिजिम में 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल है, वेरएज ओल्ड रिजिम में इट इज 50,000 रुपीज। तो दोस्तों, ओल्ड रिजिम का जो टैक्स ब्रैकेट है फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल्स बिलो द एज ऑफ 60
उसमें 4 इनकम ब्रैकेट्स है एंड टैक्स लगना शुरू होता है फ्रॉम 2.5 lakhs टू 5 lakhs वाले ब्रैकेट से। दो रिबेट मिल जाता है तो टैक्स लायबिलिटी उस ब्रैकेट में नहीं होती है, बट ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो दैट इज इनकम टैक्स स्लैब फॉर ओल्ड रिजिम। अब न्यू रिजिम देखते हैं। सो न्यू रिजिम में इनकम ब्रैकेट्स बढ़ा दिए गए हैं फ्रॉम 4 टू 6 एंड टैक्स लगना शुरू होता है फ्रॉम 3 lakhs टू 7 lakh वाले ब्रैकेट से। अब ऑन द फेस ऑफ इट न्यू रिजिम अच्छा दिखता है देन ओल्ड रिजिम, बट वो बेनिफिशियल तभी है जब आपके पास इतने डिडक्शंस ना हो क्लेम करने के लिए। एंड वैसे भी अगर आप टॉप ब्रैकेट में आते हो तो डिडक्शंस हो या नहीं हो, ओल्ड चूज करो या न्यू चूज करो, टैक्स लायबिलिटी सेम ही रहने वाली है। सो दोस्तों ये मैंने ब्रीफली आपको बताया है आईटी एक्ट का सिनेरियो। अब दोस्तों बढ़ते हैं डीटीसी 2014 पे। तो दोस्तों डीटीसी का 2014 का ड्राफ्ट पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डीटीसी का 2010 का ड्राफ्ट एंड स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट के रिकमेंडेशन साथ में लेके इंफ्रेंस निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स डीटीसी का ड्राफ्ट एंड स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है कि इनकम ब्रैकेट्स को कम करो जस्ट लाइक ओल्ड टैक्स रिजीम एंड एग्जाम्पशंस को हटा दो या बहुत ही मिनिमल कर दो जस्ट लाइक न्यू टैक्स रिजीम। एंड इस बेसिस पे डीटीसी में 4 इनकम ब्रैकेट्स है जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब ये बात ऑब्वियस है कि अगर डीटीसी को अभी लागू करना हो तो ये इनकम ब्रैकेट से काम नहीं चलेगा, बट ऊपर ऊपर से देखा जाए तो गवर्नमेंट की यही थॉट प्रोसेस होने वाली है। अगर पर्सनल टैक्सेशन से हम कॉर्पोरेट टैक्सेशन की तरफ बढ़ते हैं तो अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग भारत में डोमेस्टिक कंपनीज के लिए प्रीडोमिनेटली 2 कैटेगरीज है। पहला है जिन कंपनीज का टर्नओवर 400 करोड़ रुपए के नीचे है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, एंड दूसरा है अदर डोमेस्टिक कंपनीज, यानी कि ऑब्वियसली जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा होगा। अब जो फर्स्ट कैटेगरी है ना, उनका बेसिक कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 25% एंड उसमें सरचार्जेस एंड सेस मिला के कुछ कुछ केसेस में वो हो जाता है अप टू 29%। एंड फॉर द अदर कंपनीज बेसिक कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 30%, जो सरचार्जेस एंड सेस के बाद कुछ केसेस में हो जाता है 35%, जैसे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे आता है डीटीसी। तो डीटीसी क्या कहता है कि फ्लैट 30% कॉर्पोरेट टैक्स रेट लगा दो एंड कहानी खत्म कर दो। तो यही है ब्रॉड चेंजेस, लेकिन इसमें भी ना कुछ एग्जाम्पशंस इंक्लूड होने वाले हैं, कुछ एक्सक्लूड होने वाले हैं एंड सो ऑन, जो मैंने कवर नहीं किया है। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मैं डीटीसी के 2010 के ड्राफ्ट का लिंक एंड स्टैंडिंग कमिटी ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं ताकि आप पढ़ सको। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 कैपिटल गेन्स टैक्सेशन। दोस्तों अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये है इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट अकॉर्डिंग टू मी। एंड जो भी लोग एसेट ओन करते हैं या उससे इनकम ड्रॉ करते हैं उनके लिए भी ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसे समझते हैं। तो दोस्तों भारत का करंट कैपिटल गेन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, जहां आप इक्विटी शेयर्स ओन करते हो ऑफ लिस्टेड कंपनीज, चाहे खुद से ओन करते हो या वाया म्यूचुअल फंड्स, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा ऑफ 12.5% अगर 1 साल के बाद वो शेयर्स बेचते हो तो, एंड प्रॉफिट कमाते हो इफ मोर देन एनुअल एग्जम्पशन लिमिट ऑफ 1.25 lakhs। सिमिलरली अगर आप 1 साल के अंदर बेचते हो शेयर्स को एंड प्रॉफिट कमाते हो तो आपको लगेगा 20% टैक्स ऑन द प्रॉफिट, और इसमें कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। वही लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स पे एलटीसीजी है 12.5% फॉर होल्डिंग मोर देन 12 मंथ्स, एंड एसटीसीजी इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है फॉर होल्डिंग लेस देन 12 मंथ्स। अनलिस्टेड शेयर्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड एंड बाकी एसेट्स पे एलटीसीजी है 12.5% फॉर होल्डिंग मोर देन 24 मंथ्स, एंड एसटीसीजी है अगेन इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग फॉर होल्डिंग लेस देन 24 मंथ्स। अनलिस्टेड डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एमएलडीज दैट इज मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स एंड स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स के लिए एलटीसीजी एंड एसटीसीजी का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है एंड दे आर टैक्स अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स स्लैब रेट्स। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो कि ज्यादातर जो एसेट क्लासेस है जिनमें लोगों का बहुत पैसा है, जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड, इक्विटी एंड थोड़े बहुत बॉन्ड्स, उन पे पहली बात तो एलटीसीजी एंड एसटीसीजी का डिफरेंशिएशन है, और जो टैक्स रेट्स है प्रॉफिट्स पे या इनकम पे वो स्पेशल रेट्स पे टैक्स्ड है और कम है कंपेयर टू हाईएस्ट टैक्स स्लैब्स। अब दोस्तों बहुत लोगों को ये रेट से भी तकलीफ है, क्योंकि जो रिस्क इन्वेस्टर्स उठाते हैं उसके कंपैरेटिवली टैक्सेस थोड़े और कम होने चाहिए, बट ठीक है चलो इसको तो बदला नहीं जा सकता। तो दोस्तों अब जब हमने भारत के करंट कैपिटल गेन स्ट्रक्चर को समझा है, अब देखते हैं कि डीटीसी आने के बाद क्या चेंजेस आएंगे। तो दोस्तों सबसे मेन और बड़ा चेंज ये हो जाएगा कि एलटीसीजी और एसटीसीजी का डिफरेंशिएशन ही पूरी तरह से हट जाएगा फ्रॉम एवरी एसेट क्लास।
यानी कि आप कोई शेयर्स एक दिन में बेचो, एक महीने में बेचो, या एक साल में बेचो, या 10 सालों में बेचो, टैक्स रेट सेम ही लगेगा, जो फिलहाल केस नहीं है। और ऐसा हर एसेट क्लास के लिए होगा, बीट प्रॉपर्टी, बॉन्ड्स, गोल्ड्स एक्सेट्रा। दूसरा है कि कैपिटल गेन्स का कॉन्सेप्ट ही हट जाएगा, क्योंकि कैपिटल गेन्स को ऑर्डिनरी इनकम माना जाएगा। यानी कि जो आप सैलरी कमाते हो या प्रोफेशनल इनकम कमाते हो, उसी लेवल में एसेट से हुए प्रॉफिट्स को ट्रीट किया जाएगा, और टैक्स रेट लगेगा आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। बहुत ही बड़े चेंजेस है एंड इन्वेस्टर्स के फ्यूचर प्लान्स को हिलाने वाले चेंजेस है। ये सब चेंजेस के पीछे गवर्नमेंट की रीजनिंग है कि टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बट इसमें आपका ज्यादा टैक्स जाएगा अगर आप हायर टैक्स स्लैब में आते हो तो। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा हिट जो लोगों को होने वाला है डीटीसी आने के बाद इज द मिडिल क्लास, जो अपनी टैक्स इनकम को सेव करके इन्वेस्ट करती है, एंड उस पर अगर प्रॉफिट हुआ, अगर हाँ अगर, क्योंकि अश्योरिटी तो नहीं है, तो उन प्रॉफिट्स पे स्पेशल रेट्स की जगह उनके रिस्पेक्टिव स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स भरना पड़ेगा। एंड मेरे अकॉर्डिंग कैपिटल गेन्स पे टैक्सेस ऐसे ही बढ़ा दिए गए तो इन्वेस्टिंग साइकिल भारत में डिस्टर्ब हो सकती है, प्लस रिस्क कैपिटल अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो सकती है, जिसके रिपरकशंस शायद से हमारी इकोनॉमी को इन लॉन्ग रन देखने मिल सकते हैं। प्लस दोस्तों, रिच लोग का माइग्रेशन जो फिलहाल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की, उसको भी रोक पाना मुश्किल हो सकता है आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीटीसी। बट दोस्तों, एज सच हमारे हाथ में इतना कुछ भी नहीं है। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीटीसी शॉर्ट टर्म में तो झटका लगेगा ही, लेकिन 1-2 सालों में लोग इससे एडजस्ट कर लेंगे एंड यूज्ड टू हो जाएंगे। बट एट द एंड, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे जेब से और कितना पैसा जाने वाला है। चैप्टर 4, क्या हिट सिर्फ रिच लोगों को होगा? दोस्तों, डीटीसी आने से, जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बोला था, कि जो इंडिविजुअल्स हायर इनकम टैक्स क्लास में आते हैं उनके लिए तो नेगेटिव ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंडिविजुअल्स मिडिल इनकम ब्रैकेट में आते हैं या लोअर इनकम ब्रैकेट में आते हैं वो निश्चिंत होने चाहिए, या उनको कैपिटल गेन्स के टैक्स स्ट्रक्चर चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है। क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति अभी 6 लाख रुपए पर ईयर कमा रहा है, तो अभी के टैक्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एंड मोस्ट प्रोबेबली न्यू डीटीसी स्ट्रक्चर में भी ये इनकम रेंज में टैक्स लायबिलिटी जीरो होगी। अब ये जो व्यक्ति है वो महीने में 50,000 रुपए कमाता है, जिसमें से वो आराम से सेव कर लेता है 10,000 रुपए, और उतने ही अमाउंट की वो एसआईपी करता है इन सब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब उसको ये डीटीसी का फटका 1 साल या 2 साल या 3 सालों में नहीं लगेगा, लेकिन इन कमिंग 8 ईयर्स और 10 ईयर्स और 20 ईयर्स इसको डीटीसी का फटका जरूर लगेगा। सो फॉर दिस कैलकुलेशन मान लेते हैं 8 साल बीत गए, तो उसको अगर इन 8 सालों में म्यूचुअल फंड में 12% का भी रिटर्न बन रहा है, तो उसका पोर्टफोलियो हो जाएगा 15.5 लाख रुपीस का। एंड अब 8 साल भी गुजर गए, तो उसकी सैलरी 6 लाख से हो गई होगी 10 लाख रुपए पर एनम। ठीक है। अब अगर वो अपना पूरा पोर्टफोलियो ड्यू टू सम रीजन रिडीम करने जाएगा, तो उसकी उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में टोटल इनकम हो जाएगी 25.5 लाख रुपए, यानी कि 25.5 लाख रुपीस, एंड वो आ जाएगा 30% टैक्स ब्रैकेट में। अब आप मुझे बात बताओ कि ये व्यक्ति जो 50 से 80 हजार रुपए कमा रहा है, वो किस एंगल से रिच है? वो तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास व्यक्ति है, जो अपनी इनकम को सेव करके इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी रिस्क लेकर, एंड उसमें भी अगर उसको अच्छा प्रॉफिट बनता है जिससे उसके एक्चुअल में लाइफ इन अ गुड वे चेंज हो सकती है, तो वो आ जाता है 30% टैक्स ब्रैकेट में, विच आई फील इज अनफेयर फॉर मिडिल इनकम अर्नर्स। इसलिए आई फील कि कैपिटल गेन्स स्पेशली टैक्स होने चाहिए, सो दैट इवन मिडिल क्लास हैज सम चांस टू चेंज देयर लाइफ। तो दोस्तों, ये तो मैंने बस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, लेकिन रियल लाइफ केसेस इससे भी ज्यादा रूथलेस होते हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, डीटीसी के और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है, जैसे कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एंड जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, लेकिन वो कंपनी रिलेटेड है एंड हमारे इंडिविजुअल के डेली लाइफ को अफेक्ट नहीं करते, इसलिए मैंने उनको कवर नहीं किया है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसके रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आप सबके लिए एक मैसेज है कि डीटीसी आज नहीं तो कल लागू होने वाला है, चाहे ये बजट में हो या नेक्स्ट बजट में या उसके नेक्स्ट बजट में या कभी भी हो, बट ये एक रियलिटी बनने वाला है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो हमें अवेयर होना चाहिए कि डीटीसी होता क्या है, एंड दूसरी बात कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि डीटीसी इम्प्लीमेंटेशन इज फॉर गुड। हाँ, कुछ कुछ क्लॉजेस मे बी इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस, लेकिन वो बातें हमें सरकार को कन्वे करनी चाहिए।
एंड आई होप कि सरकार हमारे सुनेगी भी और समझेगी भी, एंड जो सबके हित का होगा वही प्रिवेल होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्ते।